खान यूनिस गाजा में आज फिर वही हुआ जो इजराइल जिसकी उम्मीद रखता था। क्योंकि देखिए, इजराइल की जो एक थिंकिंग है मिलिट्री और जो हमास की टैक्टिक्स है, उसमें जो लड़ाई हो रही है, अजीब तरह की लड़ाई है। उसमें इजराइल ना सीख रहा है और हमास बेहतर होता जा रहा है। खान यूनिस में एक बड़ी घटना हुई है जिसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहली न्यूज आज की। दूसरी, जो इजराइल की जो अपनी प्लानिंग है मिलिट्री और वो किस तरीके से गाजा के लोगों को डिस्प्लेस करना चाहता है, वो फीजिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आज जो बात ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो गाजा की है, कुछ हद तक इंप्रूव भी हुई है, कुछ हद तक खराब भी हुई है, मतलब अलग अलग तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे नंबर पे जो अमेरिका की जो प्लानिंग पूरी है और वो जिस तरीके से राजनीति कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में, उस पर बात करेंगे। पांचवें नंबर पे ईरान, पांचवें नंबर पे ईरान, छठे नंबर पे लेबनान, सातवें नंबर पे सीरिया और उसके बाद आठवें नंबर पे वेस्ट बैंक से लेके और जो कुछ मसले हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम आपको फिर से कह दें कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे वीडियोस इधर के 28 मिनट से लेके 30 मिनट से ऊपर जा रहे हैं और उसकी खास वजह है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका बहुत ज़बरदस्त असर जा रहा है। और अभी देखिए, जो आपसे गुजारिश है कि हमेशा कोशिश करिए कि 1000 उसमें कम से कम कमेंट्स आए, 1000 कमेंट्स आए। अब हम देखिए सीधे आते हैं खान यूनिस पे। अब खान यूनिस में जो आज की घटना हुई, 28 जून को एक घटना खान यूनिस की हुई थी, उसी तरह की घटना आज यानी 1 जुलाई 1/7/2025 हो गया, 1 जुलाई 2025। अब 28 जून को जिस तरीके से एक घर के अंदर एंटी पर्सनल और एंटी फोर्टिफिकेशन दोनों तरह के जो एक्सप्लोजिव्स हमास ने लगा के छोड़े थे, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने लगा के छोड़े थे, वैसे ही आज छोड़े। अब आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें आगे भी हुआ। इसमें पहले एक घर के अंदर जो इजरायली सोल्जर्स थे उनके खिलाफ 2 अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव लगाए गए, उनसे अलग अलग तरह के नुकसान हुए। देखिए, इस बार हमारे पिछले कुछ वीडियो में आपने नोट किया होगा कि बहुत ही जो मिलिट्री एस्पेक्ट है उसको हम बारीकी से आपको समझा रहे हैं। और ये एक खास तरीका, एक आम लोगों तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एकदम से शुरू में समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब हम रोज बता रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। एक बात और कि मैं बहुत सारे आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए इसके लिए मुझे माफ करिएगा। बेंगलोर में कल पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं कमेंट्स का जैसे जवाब देता था उस तरह से दूंगा। तो अभी देखिए जो खान यूनिस की घटना, अब इसमें जो पहले एंटी पर्सनल एंड एंटी फोर्टिफिकेशन दो अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव छोड़े एक घर में घुसे हुए इजरायलियों पे खान यूनिस गाजा में। उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स आई, उस रेस्क्यू फोर्स पे मशीन गन फायर और आरपीजी से मतलब जो रॉकेट लॉन्चर होता है उससे रॉकेट छोड़े। अब इस घटना में 28 जून की घटना में अभी खबर आ रही है जो कि इजराइल ने अभी तक माना नहीं था, उसमें कम से कम 13 लोगों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। अभी इजराइल ने प्राइमा फेसी 4 मृतकों की पुष्टि की है, जो पूरे जून महीने में 30 अभी तक जो इजराइल एक्सेप्ट कर रहा था कि 30 उसके सोल्जर्स मारे गए, उसको 34 ले जाता है। अब पता नहीं ये 34 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, खुद इजराइल के एडमिशन से। और जो इजराइल नहीं एडमिट करेगा वो एक अलग चीज है। अब आप देख लीजिए कितना ही मार मारी है पूरे जून में। अगर आप कंपेयर करिए अप्रैल में से, तो पूरे जून भर आईडीएफ ने मार खाई है। और इसीलिए नए कुछ नहाल ब्रिगेड, कुछ 98th जो उनकी स्पेशल डिवीजन है वो भी वापस गाजा में रीलोकेट हुई है, जो ईरान वॉर के समय हटा ली गई थी। अब आपको हम बताते हैं कि एंटी पर्सनल एंटी फोर्टिफिकेशन एक्सप्लोजिव में फर्क क्या है। अब देखिए, अब एंटी पर्सनल का मतलब वही होता है जैसे बैरल बॉम्ब्स मैंने बताया था, कुछ उस तरह से, हालांकि ये अलग है। एंटी पर्सनल का मतलब कि सीधे वो उसमें छोटे छोटे छर्रे होंगे, उसमें एक उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 100 मीटर के आसपास होगा। यानी जो ब्लास्ट है वो ब्लास्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो ब्लास्ट होगा उससे जो छोटे छोटे छर्रे निकलेंगे, जो बिना आर्मर पहने यानी बिना कोई शील्ड या कवच पहने जो सोल्जर्स हैं उनके शरीर में वो चुभता जाएगा और ऐसे वो आसपास के जो और सोल्जर्स हैं उनके शरीर में चुभता जाएगा। ये उसको कहते हैं एंटी पर्सनल।
कि ये एक व्यक्ति को छेद देता है। और एंटी फोर्टिफिकेशन तो वही होता है कि जो आपका आर्मर को छेद देता है, जो कवच को छेद देता है, और स्पेशली टैंक्स के कवच को। लेकिन आप यहां देखिए कि सोल्जर्स के खिलाफ एंटी पर्सनल भी यूज हो रहा है, जो व्यक्ति को छेद देता है। और इजरायली सोल्जर्स कोई लोहे का कवच तो पहने नहीं है, बुलेट प्रूफ भी जो जैकेट वैकेट होते हैं कभी कभी पहनते हैं, तो वो भी ये पियर्स कर देता है, एंटी पर्सनल उसको छेद कर देता है पूरा। वो बुलेट प्रूफ केवल गोली को कुछ हद तक रोकते हैं, वो भी एक दो बार, अगर आप बार बार मारिए तो वो भी कोलैप्स हो जाता है, मतलब कोई मतलब उसका नहीं रहता। अब एंटी पर्सनल जो सोचिए आप मारा, जो एंटी पर्सनल एक्सप्लोजन्स हुए, जिससे सोचिए वहां कम से कम 17 इजरायली सोल्जर्स थे। 28 जून को करीब, जैसे मैं बताया 12 या 13 थे, आज जो है 17 इजरायली सोल्जर्स थे। 17 इजरायली थे, एक घर में कब्जा जमाए बैठे थे, और वो वहां पर एक्सप्लोजर्स पहले से लगे थे, उसको डेटोनेट किया हमास ने। उनके पूरे शरीर, पता नहीं कितने इजरायली सोल्जर्स का शरीर छलनी हो गया। बेसिकली एंटी पर्सनल छलनी करता है। और उसके बाद एंटी फोर्टिफिकेशन भी उन्हीं पे छोड़ दिया, यानी जो आर्मर नहीं पहने हैं उन पे एंटी आर्मर डिवाइस छोड़ दी। अब आप बताओ, ये जो पूरी देखिए बात है, ये जो एक ये जो नए नए तरीके के ईजाद, ये नए नए तरीके हमास ईजाद कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद और भी चीज हुई। फिर रेस्क्यू फोर्स जो आई, और रेस्क्यू फोर्स कई बार मैं आपको बता चुका हूं, रेस्क्यू फोर्स आती है, उस पर भी हमास हमला करता है। आज भी आई, आज कम से कम दो व्हीकल्स आई, और उनमें स्पेशल आर्मर लगा था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि एंटी फोर्टिफिकेशन इन लोगों ने अंदर छोड़ दिया है। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बाहर छोड़ेंगे। देखिए, अब इसमें कोई सवाल कर सकता है कि भाई कि ऐसा इतनी बेवकूफ़ी आईडीएफ कैसे कर सकता है? भाई देखिए, वॉर में समझदारी और बेवकूफ़ी ये एक दो चीज़ें, इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो पहले से आपकी प्लानिंग क्या है, और दूसरी बात कि आप क्षणिक उसमें आप कौन सा निर्णय लेते हैं। अब पहले से जब आईडीएफ की प्लानिंग ही नहीं है, उसको ये बात पता ही नहीं थी, यानी आज से 1-1.5 साल पहले जो वॉर शुरू हुई। अब सोचिए, युद्ध में ऐसे होता है, युद्ध कोई इम्तिहान नहीं होता कि उसमें बैठ के लिख रहा है कोई और उसको सवाल रट के आया है। युद्ध में पहले से तय होता है। सोल्जर्स बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, जो कमांडर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सोचते नहीं, उनको जो बताया जाता है उस हिसाब से काम करते हैं। उसमें अब हायर कमांडर्स के ऊपर है कि वो हमास कैसे अपने को डेवलप कर रहा है, 1-1.5 साल में उसने कैसे किया, उसके हिसाब से अपनी सेना को डेवलप करे। लेकिन इजराइल में जो हायर कमांडर्स है, वहां समस्या आ गई, वहां डिवीजन पैदा हो गया है। वहां पर नेतन्याहू और शिनबेत की जो लड़ाई हुई, और रोनेन बार की जो लड़ाई हुई, और जो अभी मोसाद से भी लड़ाई चल रही है, कितने सारे लोगों ने जो एजेंसीज में हैं उन्होंने लिख के दिया, हजारों सोल्जर्स ने लिख के दिया कि हम इस वॉर के खिलाफ हैं, ये होस्टेजेस को छुड़ाने के बजाय होस्टेजेस को मार रही है। तो ये जो पूरी चीज है, इससे जो सीनियर कमांडर्स हैं वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं अपने नीचे, तो उसकी वजह से जो गैप क्रिएट हो रहा है उससे हमास को फायदा हो रहा है और फिलिस्तीनी जनता को फायदा हो रहा है। और यही होता ही है, अमेरिका में भी वियतनाम वॉर के समय यही हुआ था। हायर जो कमांड स्ट्रक्चर था वो भी कोलैप्स किया था, फिर उसके बाद लोअर किया। उसके बाद आप देखिए, अभी भारत पाक युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें यही हो रहे हैं कि जैसे आज जकार्ता में नौसेना के एक अधिकारी ने कह दिया कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, यानी पाकिस्तान पे जब हमला किया भारत ने, तो उससे सेना से कहा गया था कि केवल आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना। अब आप किसी देश, जो कि देश है जिसको भारत भी मानता है, बाकी लोग भी मानते हैं, यूएनओ का मेंबर भी है, भारत में एम्बेसी है, तो पाकिस्तान जो देश है उसके आतंकवादी ठिकानों पे आप हमला करेंगे तो वो तो देश पे हमला हो गया। तो वो अपने एयर डिफेंसेस यूज करेगा और आप पे जवाबी हमला करेगा। अब यहां पर क्या हुआ कि भारत आज जो खुलासा हुआ है, भारत सरकार ने अपनी सेना से कह दिया था कि एयर डिफेंसेस पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय मत करना। ये सोचिए आप, कैसे कोई कह सकते हैं एयर डिफेंसेस डिस्ट्रॉय मत करना, केवल आतंकवादी ठिकानों पे मारना। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी, आज डीबी लाइव में मेरा गया है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी एंगल है कि पूरी एक कॉन्स्पिरेसी इंडिया ने इजराइल और अमेरिका के सुनी, उन्होंने कैसे फंसा दिया इंडिया को
कि एयर डिफेंसेस पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय ना करो, ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन मैं इसको गाजा के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। मैं इस पे आज वीडियो नहीं बना रहा हूं, इस पे वीडियो बनाऊंगा, कल बेंगलोर पहुंचूंगा उसके बाद। अभी देखिए क्या है कि गाजा में भी यही है कि ऊपर से जो कमांड आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है। अब जब खान यूनिस में घटना चल रही है, बिल्डिंग में 2 तरह के एक्सप्लोजन हो गए, उसके बाद रेस्क्यू व्हीकल्स इजरायली आ रही है। उन रेस्क्यू व्हीकल्स में वो आर्मर्ड हैं, लेकिन उनके काट के लिए हमास के पास जो टैंडम शेल्स, अब टैंडम शेल्स देखिए डबल एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये आर्मर को पियर्स करते हैं। जो एक्सप्लोजिव आर्मर को पियर्स करते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो आरपीजी करती है वो अलग होती है। उसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड डेटोनेटर्स, वो जो मैंने आपको बताया था, सॉरी एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स, ईएफपीस। तो वो जो, अच्छा टैंडम शेल्स अलग होते हैं, टैंडम में डबल चार्ज होता है, वो एक लेयर आर्मर का पेनिट्रेट करता है, फिर दूसरा करता है। तो ये जो आरपीजी शेल्स बहुत ही घातक और सटीक समय पे इन लोगों ने मारे, इससे जो पीछे आने वाली रेस्क्यू फोर्स भी बाधित हो गई। फिर वही हुआ जो अभी अल करारा में हुआ था, खान यूनिस में, जहां 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने गोली चलाई। अब हेलीकॉप्टर गोली चलाता है नीचे आके, तो उस पर भी तो गोली चलती है ना। अब क्योंकि बहुत ऊपर से आप हेलीकॉप्टर भेज नहीं सकते, वहां पर बॉम्बिंग आप कर नहीं सकते, आपके सोल्जर्स मारे जाएंगे। इजरायली अपने सोल्जर्स को मारते हैं, लेकिन हर समय नहीं। तो अब जब हेलीकॉप्टर्स आए और हेलीकॉप्टर्स ने जब फायरिंग शुरू की, तो उसमें तो ये एक हमास ने एक हथगोला मार दिया। सोचिए, अब वो इतना सा बचा है, यानी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता। वहां पहली घटना होती जहां हेलीकॉप्टर बुड़ूब से गाजा में ब्लास्ट हो जाता। अब ये जो, इससे इजरायली बहुत डर रहे हैं। और यही पॉइंट जो है हमें, मतलब यहां से हम दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि इजराइल अब क्या कर रहा है गाजा में सैनिक स्तर पे। राजनीतिक स्तर पे जो, मैं उस पर भी बात करूंगा इसी पॉइंट में, लेकिन सैनिक स्तर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब सैनिक स्तर में 2 बातें चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है जो स्मोत्रिच वगैरह की, बेन गिविर की लाइन है कि भाई अच्छा मौका है ये, इसमें हमने करीब 60% 65% गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई कर लिया है। अब हमास को खत्म करके जो फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं, जो 20 लाख के करीब है, अभी भी 20 लाख है, हालांकि 1.5-2 लाख उसमें हताहत है, यानी या तो मारे गए हैं या इंजर्ड हैं या मिसिंग है, फिर भी वो 20 लाख हैं। तो अब इसका मतलब पहले हो सकता है 22 लाख हो, 25 लाख, ये सब एस्टिमेट होते हैं। गाजा की पॉपुलेशन की जो एग्जैक्ट काउंट है वो हमास ने की है, और वो सीक्रेट्स उसने कभी बाहर ही नहीं किया, जानबूझ के। और ये सही उसने किया, क्योंकि उसकी सरकार वहां पर है, मतलब थी, कह रहे हैं अभी जब वॉर चल रही है तो भाई कहेंगे कि अभी बीच की स्थिति है, लेकिन उसकी सरकार तो है ही। तो वो उसने अभी तक जारी नहीं किया। अब इन लोगों को, सिविलियंस को, फिर वही बात हो रही है जैसे पहले हुआ था सीज फायर के पहले, 19 जून 2025 के सीज फायर के पहले, जब नॉर्दर्न गाजा में बड़ी वो पूरा ये चला था कि नॉर्दर्न गाजा में या तो मार दो सबको या हमास को खत्म कर दो और उन लोगों को सॉल्व ढकेलो। वो सफल नहीं हुआ, हमास ने मार के वहां भुरता बना दिया। अब ये लोग यही चीज फिर से कर रहे हैं, और इनकी कोशिश अब ये है, अब ये सोच रहे हैं कि क्योंकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे उनका कब्जा है, राफा से कुछ समय के लिए हमास रिट्रीट किया है जानबूझ के, टैक्टिक्स के हिसाब से। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि राफा में अगर हम सबको, जो नॉर्थ गाजा के लोग हैं, इनको फिलाडेल्फी और मोराग एक्सेस जो इन लोगों ने साउथ गाजा में बनाया है, खान यूनिस से भी साउथ है, बिल्कुल राफा एक्सट्रीम साउथ है, इजिप्ट बॉर्डर के पास, उसके बीच में हम कुछ ऐसा उन लोगों को ठूस देंगे सिविलियंस को, और उनको ठूस के हम उनके लिए, और ये हम नाम देंगे इसको ह्यूमैनिटेरियन बबल्स का, कि भाई ये हम इनको एड वगैरह यहाँ देंगे। एड के नाम पे इन लोगों को मार रहे हैं, अभी तक यही चल रहा है। आज हालांकि वैसी घटना नहीं हुई, आज दूसरी तरह की घटना हुई, उस पर भी आएंगे, लेकिन एड के नाम पे लोगों को जान से मार रहे हैं, और ये बात डॉक्यूमेंट हो चुकी है। बल्कि एक ब्रिटिश ऑफिसर है जो कि उसमें काम करता है, जो अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज हैं जो इजराइल के साथ मिलके एड सो कॉल्ड बांट रही हैं, लोगों को मार रही है, उसने वो एक वीडियो बना रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जब वो वीडियो बना रहा है यही कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो पीछे एक मशीन गन की आवाज आती है, धर धर धर। मतलब तुम जब बोल रहे हो तब भी फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं उनकी हत्या कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब
अब ये तो एक आईडीएफ की प्लानिंग है। ये सब देखिए प्लानिंग जो बनती है ना, जो मिनिस्टर बनाते हैं या नेतन्याहू भी बनाते हैं, ये सब एसी बंकर्स में बनती है। जो अभी ईरान की वजह से लोग बंकर में घुसने लगे, नहीं तो पहले एसी ऑफिसेज में बनती थी। और वही जो बंकर्स होते हैं, अब यहां से इन्होंने प्लान बना दिया, अब वो सेना को इंप्लीमेंट करना। सेना कह रही है कि हम इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि अगर हमने आगे हम बढ़े अब और सारे सिविलियंस को हमने कोशिश की कि 20 लाख लोगों को हम, जहां पर केवल 2 लाख लोग फिट हो सकते हैं, वहां 20 लाख लोगों को हम ढकेल दें, तो ये हम कई बार कर चुके हैं, बार बार का। भाई ये तो इजराइल कर ही रहा है ना शुरू से, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये कितनी बार हुआ है अभी। और इजराइल का मकसद है कि एक ना एक दिन तो या कभी ना कभी तो फिलिस्तीनी सिविलियंस टूटेंगे, तो लेकिन वो टूट नहीं रहे ना, यही तो बात है। और क्योंकि अभी तक उनका देखिए कबीलाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कबीलाई स्ट्रक्चर उनका बाहर आ गया और उसने एड ले आई, मैंने आपको बताया था, और अभी भी एड आ रही है। तो अभी वो लोग अपने अपने बल पे कहीं से भी, अब कहां से लाए होंगे सोचिए, इजिप्ट से ले आए होंगे। अब पूरे कबीले हैं उनके, इजिप्ट में भी अरब रिश्तेदार हैं उनके, लेबनान में भी हैं उनके, वेस्ट बैंक में हैं उनके, जो अरब इजराइलीज हैं, जो इजराइल के सिटीजन हैं उनमें हैं। तो वहां से भी तो एक लिंक बना हुआ है, और वो उसमें हर चीज तो आईडीएफ नहीं रोक सकती ना। और आईडीएफ यही कह रही है कि आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम हर चीज करें। अब हर चीज हम कैसे करें? होस्टेजेस को भी बचाएं, फिलिस्तीनी से, अच्छा अब नेतन्याहू का पूरा ये है कि फिलिस्तीनी सिविलियंस को हमको गाजा से बाहर करना है, एक व्यू है, और उस पर पूरा एक्सट्रीम राइट काम कर रहा है। लेकिन उसमें ये दिक्कतें आ रही। अब राफा में इन लोग को अभी जो नहीं पता कि राफा में तो हमास रिट्रीट किया टैक्टिकली, वहां उसकी पूरी की पूरी ब्रिगेड है। तुम राफा में जैसे ही सिविलियंस को लाओगे, हमास हमला शुरू कर देगा या उसके पहले शुरू कर देगा, जो राफा ब्रिगेड है, जिसके बारे में आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर कह चुके हैं कि राफा ब्रिगेड को हमने हरा दिया है। अब ऐसे तो उन्होंने खान यूनिस ब्रिगेड को भी 7-8 महीने पहले हरा दिया था, जबलिया ब्रिगेड को नॉर्थ गाजा की इन्होंने हरा दिया। वो तो चलिए एक अलग कहानी, उस पर कुछ बोलने ही नहीं, बार बार अपने को रिपीट करना होगा। लेकिन जो राफा में अब होने जा रहा है, राफा में जैसे ही लोग करेंगे, वहां राफा ब्रिगेड जो एक्टिव होगी, उसके नीचे के टनल्स इन लोग ने अभी आईडीएफ ने डिस्ट्रॉय नहीं किए, और ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। अब आप सोचिए कितनी बड़ी, मतलब बिल्कुल उल्टा रियलिटी इसके रिवर्स में है। एक तो होता है कि झूठ बोलना, एक होता है कि उल्टी बात करना। मतलब जैसे अगर हम पिट रहे हो तो हम कहें नहीं, जो हमको मार रहा है, हम पिट रहे हैं सबके सामने, 4 झापड़ा ने हम मार रहे हैं। अब ये इसका तो कोई इलाज नहीं ना, कि वो तुम मारे जा रहे हो और तुम कह रहे हो हम मार रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए बात वही आ जाती है कि फिलिस्तीनी नहीं टूट रहे हैं, और इसको लेके आज बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान के भी डिफेंस मिनिस्टर ने एक अल्लामा इकबाल का शेर कोट कर दिया कि जो मिल्लतों के गुनाह है वो माफ नहीं होते। मतलब जो जिस तरीके से फिलिस्तीनी एक स्टेटफास्टनेस है, दृढ़ता जो दिखाई है, ये ऊपर जाके सारे मुसलमानों को जवाब देना होगा कि जब ये हो रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं पूरा शेर मैंने सोचा था आज आपके सामने वो रखूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं रखूंगा क्योंकि उसका एक दूसरा संदर्भ है, और वो मैं आपको पूरा मुकम्मल शेर, बहुत सारे लोगों को शायद पता हो कि मिल्लतों के गुनाह माफ नहीं होते। खैर उसका ये एक बस लाइन है, इसमें तो पूरा शेर है, वो मैं आपको बताऊंगा कल, मोस्ट प्रॉब्ली कल के प्रसारण में। अब देखिए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। तो वो देखिए गाजा में करीब आज 42 सिविलियंस शहीद हुए और जगह जगह बमबारी हुई। लेकिन जो इंटेंसिटी बमबारी की है, जो पिछले 24 घंटे में बढ़ी है, वो पिछले 2 घंटे 3 घंटों में थोड़ी सी कम हुई है, और उसकी वजह कोई खास नहीं है, वो फिर से बढ़ सकती है। उसकी वजह बेसिकली जो इजराइल के अंदर कंफ्यूजन है, यही जो मैंने पहले कहा कि फिलिस्तीनी सिविलियंस को बाहर कैसे निकालें, और उनको बाहर नहीं निकल रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, इसको लेके कितना हम आर्मी को इसमें लगाएं, कितना ये पॉलिटिकल चीज़ है, इसमें अरब मुल्कों के इन्वॉल्व करें। अरब मुल्कों ने इन्वॉल्व होने से मना कर दिया है। अच्छा, उधर अरब मुल्कों पे प्रेशर पड़ रहा है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन अभी जस की तस बनी हुई है। हालांकि इसमें मैं फिर ऐड करूंगा कि एड जो है वो जिस तरीके से जो सहायता कई लेवल्स पे, खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते तक सब कुछ एक
पहले से बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। अब चौथी बात पे आते हैं अमेरिका। अब अमेरिका में ट्रंप फिर वही बात, ट्रंप फिर कह रहा है कि हम ईरान से क्या बात करें, ईरान के साथ तो हो सकता है कि फिर से युद्ध हो जाए, इस तरह की बातें भी आ रही है और उसकी तैयारी भी चल रही है और वो हम लोग ठीक से डिस्कस करेंगे कि ईरान के खिलाफ जो साजिशें हो रही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो ईरान पे है, 5वां पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखिए, जो ट्रंप जिस तरह का अपना गेम करना चाह रहा है कि वो अरब कंट्रीज को नॉर्मलाइज करने के लिए मजबूर करे कि इसराइल से रिश्ता अच्छा करो। लेबनान को भी कह रहा है उसमें, और सीरिया को भी आ रहा है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, अच्छा उसमें सबसे पहले ओमान का नाम आ रहा है कि ओमान को कहा जा रहा है कि इसराइल से रिश्ते नॉर्मलाइज करो। लेकिन ओमान तो ईरान के साथ है, वो दिख चुका है, तो ये कैसे होगा? अगर ये होता है तो इसके पीछे हो सकता है ईरान की कोई चाल हो। और ईरान ये भी एक बात है, और अमेरिका में ये बातें हुई हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान को हर हाल में, मतलब हमारा मतलब इसराइल और अमेरिका का, लेकिन अमेरिका डायरेक्टली ईरान से एंगेज नहीं होना चाहता, वो चाहता है इसराइल संभाले। इसराइल संभाल नहीं पा रहा है और ओमान को बार बार ईरान आगे करता है जब भी कोई बातचीत की बात होती है या कुछ ऐसी चीज होती है। अब ओमान अगर इसराइल को रिकग्नाइज करने की बात चल रही है, कल को कुछ ऐसी बात हो भी जाए तो उस पर सख्ते में मत आइएगा, क्योंकि ओमान जो है वो एक तरह से इस पूरे गेम में ईरान के साथ है। तो ये जो है ये एक मूव हो सकता है ईरान का भी कि दुश्मन रैंक्स को में टूट पैदा करना, और उसकी वजह भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन ट्रंप पूरी कोशिश ये कर रहा है, उसको लग रहा है कि नेतन्याहू गाजा में डिस्प्लेस कर देगा, फिलिस्तीनियों को गाजा खाली कराते। कैसे ये संभव है? चलिए इनके दिमाग को क्या कहें, जब जो शासक वर्ग हो जाता है इसका दिमाग भी कट जाता है। और इसीलिए देखिए, मैं भी राजनीति हूँ, मैं भी मनाता हूँ भगवान से कि ऐसी स्थिति मत पैदा करिएगा कि मुझे सत्ता मिले और मैं सच्चाई से कट जाऊँ, क्योंकि ये होता है। मैं देख रहा हूँ इस समय। सबसे बड़े, अमेरिका से बड़ा कौन, सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके बाद चाइना आता है, सब कुछ है, उसका प्रेसिडेंट है, उसको हर तरह का फीडबैक है, तब भी देखिए उनका असेसमेंट ही नहीं है कि हमास क्या है, जानते ही नहीं है। ये सब बातें जो मैंने आपको वेपनरी की बताई, एक एक चीज़ वो कुछ जानते ही नहीं है, उनको कोई कंसर्न भी नहीं है। तो अब ये देखिए, जो ताकतें जिनका गिरना, जिनका तय है गिरना, उनके यही हालत हो। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया, ये सब पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट जो ईरान का। अब ईरान ने देखिए 2 चीजें की। ईरान की सबमरीन जिस समय स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज की पेट्रोलिंग कर रही, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आपको पता है ईरान बंद करने वाला था। हालांकि उससे ईरान को भी नुकसान होता है, क्योंकि वहीं से तेल चाइना को भी जाता है, लेकिन उसका एक वैकल्पिक रूट्स ईरान ने ढूंढा। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उसके वैकल्पिक रूट्स भी ईरान ने ढूंढे हुए हैं, वैकल्पिक रास्ते, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करना पड़ा ईरान को तो फिर वो कैसे अपना तेल बाहर पहुंचाएगा। अच्छा, चाइना का बहुत बड़ा एक 1.8 मिलियन बैरल्स, यानी 18 लाख बैरल्स पर डे, इतना चाइना को जा रहा है ईरान से। वो मैंने पहले भी बताया था आपको, थोड़ा सा और एम्फसाइज कर दें, क्योंकि जो सबमरीन्स हैं ईरान की, उन्होंने जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे पेट्रोलिंग शुरू कर दी, तो आप ये एक बात याद रखिएगा कि जो 3 हमले अमेरिका ने ईरान पे किए थे, फुर्दू पे, नतान्स पे और इस्फहान पे, तो फुर्दू और नतान्स पे तो अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाले, लेकिन इस्फहान पे टॉमहॉक मिसाइल्स डाली थी सबमरीन से। अब इस चीज को ईरान प्रिवेंट कर रहा है कि आगे ऐसा कुछ होगा तो हम सबमरीन टू सबमरीन भी उसके मतलब वेपन्स हैं, तो अमेरिकन सबमरीन्स को हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आगे नहीं छोड़ा, तो वहां तो आ भी नहीं सकते थे अमेरिकन, काफी दूर थे, लेकिन फिर भी एक सबमरीन फोर्स ईरान की अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में है तो वो रोक सकती है इस तरह के किसी भी अमेरिकन हमले को। इजराइल के पास तो वो ताकत नहीं है, ना वो नेवी है, तो अमेरिका के ही पास है। और इजराइल के साथ जो दोबारा अगर वॉर होती है और जो होगी, उसमें अमेरिका सीधे ईरान के खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत भद्द झेलनी पड़ी। इस तरह से भी नहीं आएगा, वो तो कह चुका है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब दोबारा तो वो कहेगा कि हमें आने की जरूरत क्या है। हालांकि सच्चाई दूसरी है। सच्चाई ये है, अमेरिका से कितने बयान आ रहे हैं कि ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज कहाँ छुपा रखी है, ये हमको पता ही नहीं है। ये पता लगाना ही असंभव है।
ये सब भी बातें लगातार आ रही। तो अच्छा, उसके बाद देखिए जो ईरान की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें ईरान जिस तरीके से उसने जितने भी उसके मित्र हो सकते संभव, उन सबको उसने रीच आउट किया है। उसके बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्पेशल डेलीगेशंस ईरान के गए, और जो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ईरान जो है वो अगर उसको घेरा जाता है चारों तरफ से, तो वो कैसे जवाब दे। और उसमें वेनेजुला का और तमाम ऐसे जो लैटिन अमेरिकन देश हैं जो एंटी अमेरिकन हैं, उनका बयान भी आ चुका है कि हम ईरान के साथ हैं। ये अभी तक वो लोग फिलिस्तीन के साथ थे, हमास के साथ थे, लेकिन अब ईरान के साथ भी है। तो पूरा देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये इस तरह से बन रहा है। अब हम आते हैं लेबनान पे भी देखिए वही बात चल रही है। हिजबुल्लाह लगातार तैयारी कर रहा है, और इस बार हिजबुल्लाह ने जो नए वेपन्स कुछ बनाए हैं, जो एंटी टैंक गन्स हैं उनकी, जो इधर पूरा जो उनको 3-4 महीना मिल गया उसमें जो बनाई है, उसकी आज ही खबर आई, सबसे पहली खबर, और वो भी बहुत एक ऐसे चैनल पे जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है। अब उसमें भी ये बात है कि जो इजराइल की जो मरकबा टैंक्स हैं, जिनमें एक ट्रॉफी सिस्टम लगा हुआ है, यानी इंटरसेप्टर्स उसमें भी है, मतलब इंटरसेप्टर आयरन डोम में जैसे इंटरसेप्टर्स होते हैं, टैंक में भी। मैंने आपको पहले शायद 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले किसी वीडियो में बताया था कि इजराइल की जो मरकबा टैंक्स हैं उनमें ट्रॉफी सिस्टम है, यानी उनमें अगर एक रॉकेट लगता है या एक रॉकेट उसकी तरफ आया तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये भी रॉकेट छोड़ता है, जैसे आयरन डोम छोड़ता है अगर हवाई हमला हो। लेकिन उसके एंटी हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी ATGM डेवलप कर लिए थे कि एक साथ 2 रॉकेट छोड़ो, या एक रॉकेट ऐसा छोड़ो जो डिकॉय हो, जिससे जो ट्रॉफी सिस्टम है एक्टिवेट हो, एंड इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़े, लेकिन वो डिकॉय है, वो नकली रॉकेट है। असली रॉकेट उसके बाद है जब इंटरसेप्टर अपनी मिसाइल छोड़ चुका। तो ये जो पूरा और ये एक मतलब रशियन टेक्नोलॉजी है जो हिजबुल्लाह तक पहुंची है। तो अब ऐसी पूरी परिस्थिति में लड़ाई और ज्यादा विषम हो जाती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल भी हो जाती है, विषम भी हो जाती है। और इजराइल इस चीज को समझ रहा है, वो हिजबुल्लाह से दोबारा लड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि दोबारा लड़ने में इजराइल की बहुत बद होगी। और उधर से लेकिन हिजबुल्लाह भी चाहता है कि एक फ्रंट और खोल दें ताकि हमास को उधर एक रिलीफ मिले, जैसे पहले हो रहा था। तो ये देखिए पूरी एक घेरेबंदी हो रही है। कभी भी मैं इस पे देखिए कोई डेट नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले हफ्ते में मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन में, उसके पहले भी हिजबुल्लाह की फायरिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं सीरिया। देखिए सीरिया पे बार बार ट्रंप ये कह रहा है कि हम सीरिया पे सैंक्शंस हटा देंगे, हम सीरिया से ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद अल-शरा ये बात आई थी कि अल-शरा गोलान हाइट्स पे इजराइल की सॉवरेनिटी मान लेगा। अभी आज खबर आई है कि नहीं, इजराइल को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की तरह सीरिया रिकग्नाइज करेगा। गोलन हाइट्स की जो पोजीशन है वो अभी उस पे सीरिया इंसिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मानेगा भी नहीं कि गोलन हाइट्स इजराइल के हैं। ये देखिए अल-शरा के ऊपर प्रेशर है। मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँ कि अल-शरा इस समय बहुत प्रेशर में है, क्योंकि जो सीरिया की जनता है वो एंटी इजरायली है, एंटी अमेरिकन है। वो कोई भी ऐसी स्थिति वो नहीं ले आने देना चाहती है जिसकी वजह से एक इजराइल के पांव सीरिया में मजबूती से जमे, वो ये नहीं चाहती। तो इसलिए भी देखिए इसकी अल-शरा की जो हालत है, इसकी जो पोजीशन वो खराब है। उसके बाद देखिए आज कई जगह, जो मैं बता रहा था आपको, इंग्लैंड में जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, रॉक कॉन्सर्ट्स में फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगे, इजराइल इज अ जेनोसाइडल स्टेट, पूरा वहाँ पर एक सैटेलाइट उस पर दिखाया गया, एक बड़े से टीवी मॉनिटर पे। उसको लेके इंग्लैंड ने एक्शन लिया। कुछ लोगों के वीज़ा नहीं, अमेरिका ने कुछ वीज़ा रिवोक कर दिए कुछ आर्टिस्ट। अब तुम आर्टिस्ट तो ये सोच के आए ना कि हमें लड़ना है, उनके तुम वीज़ा रिवोक कर दो, उसका तुम कुछ भी कर दो। सवाल ये है कि वो अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिका में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनका थोड़ा सा नुकसान ही तो होगा। इंग्लैंड ने अभी इंग्लैंड जो है एक्शन जैसे पहले ले रहा था वो नहीं ले रहा, और उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में एक सीरियस रीथिंकिंग चल रही है। लेबर गवर्नमेंट है, लेबर के अंदर रिवोल्ट जैसी स्थिति भी एक डेवलप हो सकती है
केयर स्टारमर उससे डर रहा है, तो इसलिए अभी नहीं चाहता है इंग्लैंड कि कुछ ऐसा काम करे जिससे प्रो फिलिस्तीनी सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा हवा मिले और वो एंटी लेबर भी वो कभी भी घूम सकते हैं, वो भी है। अच्छा, न्यूयॉर्क में भी देखिए, न्यूयॉर्क सिटी की जो ममदानी जो नए मेयर चुने गए, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अगर आता है न्यूयॉर्क सिटी तो उनको हम अरेस्ट करेंगे। अब वो देखिए, अभी उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हाइपोथेटिकल हैं। ममदानी के बारे में भी एक जनरल एक अच्छी ओपिनियन है, भाई अच्छा है, उन्होंने एक स्टैंड लिया। अब वो बेसिकली कितना, उनकी सीरियन वाइफ है, सब कुछ है, तो वो सारी चीज़ें अब कितना वो आगे इसको लेके चलते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत कुछ कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने किया नहीं। और ऐसे मुस्लिम्स हैं, मतलब जैसे लंदन के बहुत सारी ऐसे काउंटीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान के मुस्लिम्स मेयर्स हैं या बड़ी पोजीशन पे, वहाँ वो लोग बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए अभी हम देखिए इस पे एक दूसरी, मतलब इस पे अभी जजमेंट रिजर्व रखते हैं। अब यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात फिर से आ जाती है वो ये है कि रशिया और चाइना। अब रशिया और चाइना ने देखिए क्योंकि सवाल ये है कि अगर फिर से युद्ध होता है ईरान से, तो रशिया और चाइना उसमें एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। तो उसका थोड़ा सा हिंट मिला है, और उसका हिंट ये है कि रशिया ने अपने 3 बड़े बेड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो ईरान के पास लगाने के लिए भेज दिया। रशिया के लिए आसान नहीं, बिकॉज रशिया कैस्पियन सी और ब्लैक सी और उधर नॉर्थ यूरोप में उलझा हुआ है, इधर यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो उसको बेड़े भेजना जिस रास्ते, वो सब बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उसने शुरुआत कर दी, और उसमें जो बड़ी यूनिक एक टेक्नोलॉजी रशिया ने डेवलप की है, अपने बेड़ों को भी कुछ हिस्सों में बांट देना। वो डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर वो छोटी शिप्स बन जाती हैं, और वो छोटी शिप्स जो हैं वो डिटैच होकर पहुंचती हैं और वो फिर रीअसेंबल हो जाती है। तो ये भी तरीका एक रशिया अपना रहा है। चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी है। मेरे ख्याल से रशिया चाइना अकेले 2 देश है। अमेरिका के पास अभी वो डिटैचेबल की जो बेड़े हैं वो डिटैच हो जाएं या कई हिस्सों को लेके बेड़े बने हैं, वो अभी अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक बार कोशिश हुई थी अमेरिका में, तो उस समय एक डिबेट आ गई, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो वापस असेंबल होके उतना मजबूत नहीं होंगे। अभी भी वो रशिया और चाइना के बारे में यही कहते हैं कि इनके जो डिटैचेबल बेड़े हैं वो मजबूत नहीं है, लेकिन वो उसका टेस्ट कहाँ हुआ है? वो तो टेस्ट युद्ध में होगा, वो तो जंग में होगा। तो ये जो देखिए पूरी सारी चीज़ें हैं कि अमेरिका का जो पूरी एक ईरान के ऊपर जो गिद्ध दृष्टि है, जो इजराइल को फिर से उकसा रहा है कि तुम हमला करो ईरान के ऊपर, और इजराइल में अभी ये जो नेतन्याहू है। अच्छा, एक चीज़ उस समय जब सीज फायर की जो गाजा सीज फायर में एक और व्यू इजराइल में है, नेतन्याहू के ही सर्कल में, एक तो ये है कि भाई गाजा के लोगों को कोई सीज फायर नहीं, उनको डिस्प्लेस करो। दूसरा एक व्यू ये भी है कि अगर आर्मी ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम एग्जॉस्ट हो गए, हम हमसे नहीं होगा, तो फिर दूसरा रास्ता वो यही ढूंढ रहे हैं कि भाई फिर नेतन्याहू ये कहेगा कि देखो ईरान पे हम जीत गए, लेबनान में हम, हालांकि लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट छोड़ने वाला है, खैर चलिए मान लेते हैं अभी ईरान से हम जीत गए, जबकि ईरान से तुम हारे हो, लेबनान से हम ये कर रहे हैं, सीरिया से हम जीती गए हैं, तो अब हम गाजा में एक पीस डील कर देंगे और उसमें हम परमानेंट सीज फायर अनाउंस भी कर सकते हैं। ऐसी एक बात हो रही है, और परमानेंट सीज फायर अलाउ करके उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारे पेचीदगी हैं। उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करेंगे कि नहीं, सीज फायर भी करेंगे तो कहेंगे हम फिलाडेल्फी एक्सेस से नहीं हटेंगे, या हमने जैसे पहले नेत्जरी में एक्सेस से हट गए थे, इस बार वो कह सकते हैं वहाँ से भी नहीं हटेंगे। तो कई उसमें हो सकते हैं, लेकिन एक व्यू आ रहा है इस तरह का, क्योंकि सेना एग्जॉस्ट हो गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं बेंगलोर में हूँगा, तो कल टाइम से करीब 8:30-9 के बीच में आपके बीच वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत